नमस्कार दोस्तों। बच्चों, कैपेसिटर्स पढ़ रहे थे हम लोग। पार्ट 2 की बात करेंगे आज हम। और कैपेसिटर्स के अंदर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, स्फेरिकल कैपेसिटर्स, डाइलेक्ट्रिक्स, इन सब के बारे में बात कर चुके थे। बैटरी कनेक्टेड हो ना कनेक्टेड हो, डायरेक्ट्रिक डाल दिया क्या होगा, सारी बातें हम कर चुके थे। एनर्जी डेंसिटी, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स, ये सारी बातें भी हमने कर ली थी। आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं और फर्दर चर्चा करते हैं कैपेसिटर्स के बारे में। तो यहां पर हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से स्टार्ट करेंगे। दो तरह के कॉम्बिनेशन हमारे पास है, सीरीज एंड पैरेलल। लेकिन जब मैं कैपेसिटर में आपको पढ़ाऊंगा सीरीज एंड पैरेलल, तो मैं साथ में रेजिस्टेंस भी लेके चलूंगा। तो हम एक साथ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे कैपेसिटर्स एंड रेजिस्टेंस के लिए। दोनों को साथ में रख के कंपेयर करेंगे कि इसमें कौन से फॉर्मूले आते हैं, कैसे चीजें रहती हैं। ठीक है बच्चा। तो बात करेंगे बेटा हम ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स की। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स के अंदर सबसे पहले हम कैपेसिटर्स एंड रेजिस्टेंस बोलेंगे हम। अब सबसे पहले हम यहां पे बात करेंगे बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन की। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने कहा कि देखो एक रजिस्टर यहां पर लगा है, दूसरा रजिस्टर यहां लगा है। यहां रजिस्टर की बात कर रहा, ये R1 ये R2, और यहां पे कैपेसिटर की बात करो। कैपेसिटर ये रहा, एक कैपेसिटर ये रहा, R1 R2 C1 C2। इस प्रकार हमने यहां पर मेंशन कर दिया। ठीक। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है, जो करंट इसमें जा रहा वही करंट इसमें जा रहा, थ्रू आउट करंट सेम रहता है। यहां पर आप कह सकते हैं चार्ज सेम फ्लो कर रहा होगा। तो अगर चार्ज सेम फ्लो करके आया हुआ, जो चार्ज इस पर होगा वही चार्ज इस पर भी होगा। ठीक। जो करंट इसमें वही करंट इसमें। लेकिन अगर करंट सेम है, रेजिस्टेंस अलग है, क्या पोटेंशियल ड्रॉप भी सेम होगा? नहीं होगा। तो करंट सेम होना चाहिए, पोटेंशियल ड्रॉप सेम हो जरूरी नहीं है, अलग भी हो सकता है। तो हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन जो है ये पोटेंशियल डिवाइडर होता है। ये क्या है बेटा? पोटेंशियल डिवाइडर होता है। मतलब ये है कि अगर ये पूरा वोल्टेज V है, मतलब यहां से लेकर यहां तक का ड्रॉप कितना बेटा? V है। तो बेटा जो ये ड्रॉप होगा ये V1 होगा, ये ड्रॉप होगा V2 होगा। such that V1 plus V2 is equal to V, such that V1 plus V2 equals to V। समझ गए? अच्छी बात है। लेट मी क्विकली, इससे पहले की घंटी बजे, मैं जरा एरोप्लेन मोड पे डाल। तो V1 प्लस V2 इक्वल्स टू V हमारे पास आ गया। अब तो ये V1 है, पोटेंशियल ड्रॉप ऑन R1 दैट इज I इंटू R1, और जो ये V2 है ये कितना है? I इंटू R2 है, दैट इज इक्वल्स टू V। ये पूरा ड्रॉप दैट इज इक्वल्स टू V। तो यहां से हम I कॉमन ले सकते हैं, R1 प्लस R2 अंदर आ गया और ये V की वैल्यू बन गई। तो पहली बात ये बनता है R इक्विवेलेंट। तो पहली बात, जब दो सीरीज में लगते हैं तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आती है? R1 प्लस R2 के बराबर आती है। दूसरी बात, हम कह रहे हैं कि जो V1 है ये I इंटू R1 है, और जो V2 है ये I इंटू R2 है ना भाई। इफ आई डिवाइड दैट, मैं डिवाइड कर दूं दोनों को, V1 बाय V2, मुझे मिल रहा R1 बाय R2। अब इस फॉर्मूले में से अगर V2 को कॉमन निकाल लिया जाए तो V1 बाय V2 यहां बचेगा ना, जो कि R1 बाय R2 से रिप्लेस हो सकता है। तो मैं कह रहा हूं
आई कैन राइट V1 कॉमन लिया 1 प्लस V2 बाई V1, सॉरी V1 कॉमन लिया मैंने, चलो V1 ले लिया, V2 बाई V1 इक्वल्स टू V2 बाई will be R2 by R1, R2 by R1 equal to V. The value of V1 will be R1V divided by R1 plus R2. Similarly, the value of V2 is R2V divided by R1 plus R2. तो ये हमें V1 की वैल्यू मिल रही, ये हमें V2 की वैल्यू मिल रही, V1 V2 आ रही है समझ? तो पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है और रेजिस्टेंस की जो रेशियो है ना उसी रेशियो में डिवाइड हो रहा है। जो बड़ा रेजिस्टेंस है उस पर बड़ा पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है और छोटे रेजिस्टेंस पे छोटा पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है। ये कहानी चल रही है यहाँ पे, ठीक। यहां पे बात करते हैं, कहानी कुछ कुछ वैसी ही होगी, सिमिलर। यहां पर भी पूरा पोटेंशियल ड्रॉप अगर V है तो इस पर कुछ V1 ड्रॉप होगा, इस पर कुछ V2 ड्रॉप होगा, V1 होगा Q बाई C1, V2 होगा Q बाई C2, V1 बाई V2 होगा C2 बाई C1, मतलब उल्टा रेशियो में बढ़ रहा है। यहां पर R की डायरेक्ट रेशियो में बढ़ रहा था, वहां पर C की उल्टी रेशियो में बढ़ रहा है। तो आंसर क्या आने वाला है? आंसर आएगा कि V1 विल बी इक्वल टू C2V डिवाइड बाई C1 प्लस C2, उल्टा हो जाएगा। यहां पर V1 लिखते वक्त ऊपर R1 ही आया था, लेकिन यहां पर V1 लिखते वक्त ऊपर C2 आएगा, C2 आएगा। आई बात समझ में आपको? और इसका C इक्विवेलेंट कितना होगा? तो बेटा इसका C इक्वल आता है 1 बाई C इक्विवेलेंट 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2, दैट इज आवर 1 बाई C इक्विवेलेंट। अगर हमारे पास और ज्यादा कैपेसिटर्स रहेंगे तो और उसमें प्लस करके ऐड करते हुए चले जाएंगे। तो यहां पर डायरेक्ट एडिशन है, वहां पे उल्टा करके एडिशन है। यहां पर डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी टू R आ रहा, यहां पर इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी टू C आ रहा। तो यहां पर V1 लिखते हुए ऊपर R1 आएगा, यहां पर V1 लिखते हुए ऊपर C2 आएगा। अरे समझ में? V2 लिखें तो ऊपर C1 आ जाएगा, उल्टा रहेगा रिलेशन। बट दोनों ही केस में पोटेंशियल का डिवीजन हो रहा है। पूरा पोटेंशियल V था तो यहां पर V1 और यहां पर V2 आ रहा, पोटेंशियल डिवाइड कर रहा। तो ये पोटेंशियल डिवाइडर है, ये भी पोटेंशियल डिवाइडर है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। दोनों क्या है बेटा? पोटेंशियल डिवाइडर्स हैं। क्लियर है भाई? चलो तो अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो सेम होता है, सेम पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप सेम कब होता है? जब दोनों एंड्स, एक रजिस्टर के दो एंड्स दूसरे रजिस्टर के दो एंड्स से कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस रजिस्टर के दो एंड हमारे पास, एक एंड ये रहा, दूसरा एंड ये रहा। इसके भी दो एंड हमारे पास, एक एंड ये रहा, एक एंड ये रहा। आप देखो ये वाला एंड इससे कनेक्ट हो गया, ये वाला एंड डायरेक्टली इससे कनेक्ट हो गया, इसलिए ये पैरेलल में। बेटा शक्लें आपको बदल बदल के दे दी जाएंगी। तरीका ये रहेगा, आपको दोनों एंड देखने हैं, क्या दूसरे रजिस्टर दोनों एंड से मिले हुए हैं? अगर एक रजिस्टर के दो एंड दूसरे वाले के दो एंड से डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं तो वो पैरेलल में होंगे। सेम लॉजिक विद कैपेसिटर, सेम लॉजिक विद कैपेसिटर। तो यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप सेम है तो डिवाइड क्या हो रहा? यहां पे बेटा करंट डिवाइड होता है। करंट I आ रहा तो यहां पर I1 जाएगा, यहां पर I2 जाएगा। तो Z I की वैल्यू कितनी होगी बेटा? I1 प्लस I2 होगी। अब यहां पर जो रेजिस्टेंस आता है बेटा 1 बाय R इक्विवेलेंट 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 के बराबर होता है। रिजल्ट याद करने हैं आपको, करेक्ट रिजल्ट आपको मालूम होने चाहिए। 1 बाय R इक्विवेलेंट 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 होता है। ठीक, अब जो रेजिस्टेंस छोटा होता है उसमें करंट बढ़ा जाता है। करंट अगर रेजिस्टेंस छोटा है ना तो करंट बढ़ा जाएगा उससे, ठीक है, दूसरे रास्ते से कम जाएगा। जिससे रेजिस्टेंस ज्यादा है उसमें करंट कम जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा है, जहां पे
रुकावट ज्यादा हो रही है वहां से आप कम जाना प्रेफर करोगे। अरे भाई दो गलियां हैं आपके पास, यहां से आपको दो रास्ते दिख रहे हैं, एक पर रुकावट ज्यादा है, एक पर रेजिस्टेंस ज्यादा है, एक पर ट्रैफिक ज्यादा है, और दूसरा एकदम खुला रास्ता है। किस पे ज्यादा प्रेफर करोगे? खुले रास्ते जाना प्रेफर करोगे ना। अब कोई बच्चों नहीं सर हम तो उस वाले रास्ते से जाएंगे जिस पे ट्रैफिक ज्यादा लगा हुआ है, वहां पर हमारी गर्लफ्रेंड का घर आता है, हम तो उसको मिलके जाएंगे। है ऐसे नहीं करना है, खुला रास्ता पकड़ो, जल्दी पहुंचोगे घर अपने। रास्ते में नो डिस्टर्बेंस, नो डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई करो, मुन्ना मुन्नी बाद में, निब्बा निब्बी। तो हम कह रहे हैं 1/r = 1/r1 + 1/r2। जिस रास्ते में रेजिस्टेंस कम है उस रास्ते से करंट ज्यादा जाएगा, ज्यादा लोग उससे भागेंगे। कुछ आप जैसे लोग हो सकते हो ना भागे, ठीक है, बट मैक्सिमम लोग वहीं से भागेंगे, ठीक है ना, भागते होंगे ऐसे ही। वो लंबे रास्ते से जा रहे, तो छोटा रास्ता है, लंबे रास्ते से जा रहे, क्यों भैया? काश खिड़की पे दिख जाए, क्या पता खिड़की पे दिख जाए। क्यों भाई, निब्बा निब्बी, समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? अरे तुम तो समझोगे ही, अभी तो अभी तो ड्रॉप लेने की नौबत पड़ रही है? 1/r = 1/r1 + 1/r2 लिख रहे हैं, ठीक। बहुत चक्कर लगाए हैं, बहुत चक्कर लगाए हैं, कपले घिस गई हैं चक्कर लगा लगा के हैं। कुछ लोग तो मतलब अपनी ही दुनिया में चक्कर लगा रहे हैं। वो नहीं तो कोई और दिखेगी। खैर 1/r = 1/r1 + 1/r2। करंट जा रहा है, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, कुछ यहां गया कुछ यहां गया, यहां कितना जाएगा और यहां कितना जाएगा। तो मैंने कहा कि जो करंट का डिवीजन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आएगा। मतलब आप कह सकते कि I1/I2 जो होगा वो R2/R1 होगा। छोटे रेजिस्टेंस से बड़ा करंट, छोटे रेजिस्टेंस से बड़ा करंट I1/I2 R2/R1 होगा। तो यहां पर हम I1 क्या कह सकते हैं? I1 कहा जाएगा R2 into I डिवाइड बाय R1 + R2। I1 क्या होगा? R2 into I डिवाइड बाय R1 + R2, ठीक। और I2 क्या होगा? I2 होगा R1 into I डिवाइड बाय R1 + R2। तो बच्चे सोच रहे होंगे सर आप हमें ताना मार रहे हो, है? हम तो बहुत शरीफ हैं, बहुत शरीफ। हम ऐसे नहीं है सर, हम शरीफ हैं, हम सीधा घर जाते हैं। बच्चों की शराफत तब मालूम पड़ती है जब ऑनलाइन क्लास हो रही हो और गलती से बच्चों का माइक ऑन रह जाए, है? क्यों? एक श्वेता थी, उसके साथ हुआ था ये, माइक ऑन रह गया था श्वेता का, और श्वेता का माइक ऑन रहने से पंडित बदनाम हो गया था। ठीक है। तो भैया संभल गए। खैर हमारा तो रिकॉर्ड लेक्चर चल रहा है, टेंशन वाली बात नहीं है, माइक का ही ऑन रहेगा, मेरा माइक ऑन ना हो गलती से। मेरा तो माइक ऑन ही रहेगा। ठीक है ना, लेकिन बच्चों की शराफत तब मालूम पड़ती है तब उनका माइक ऑन रह जाता है, वरना तो ऊपर से सर, हम तो सर शरीफ है, हम तो सीधा घर आते हैं, ठीक है ना। चलो वापस आओ, नो बदमाशी। यहां से चार्ज क्यों आ रहा? कुछ इस पे जाएगा कुछ इस पे जाएगा, दोनों पे बराबर नहीं जाएगा। दोनों पे ऐसे बटेगा कि दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप बराबर हो जाए। तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है? Q/C। तो V1 बराबर, V तो बराबर ही है, V1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, V बराबर Q1/C1 बराबर Q2/C2। इसका ड्रॉप कितना है? Q1/C1। इसका ड्रॉप कितना है? Q2/C2। बराबर कर दिया हमने, तो क्या बोलेंगे यहां पर? Q1/C1 बराबर Q2/C2 हो गया। ओके, तो यहां पे जो रेशियो आ रहा Q1/Q2 का, वो आ रहा C1/C2, डायरेक्ट रेशियो आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि Q1 की वैल्यू होगी C1Q डिवाइड बाय C1 + C2, और Q2 की वैल्यू कितनी होगी? C2Q डिवाइड बाय C1 + C2। एकदम याद कर लो रिजल्ट को,
ठीक है। और यहां पे 1/r इक्वल 1/rl 1/r2 था, तो यहां पर C इक्विवेलेंट C1 + C2 होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये रिजल्ट रहता है रेजिस्टेंस के लिए और कैपेसिटर के लिए। अब मैं आपको एक सर्किट दिखाता हूं जहां पर आपको लगेगा नहीं कि वो सीरीज है, कि वो क्या है, आपको खुद समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट लगा के। कुछ इस प्रकार से आपको दे दिया गया, रेजिस्टेंस बराबर ले लो उससे फर्क नहीं पड़ता, बराबर ले लीजिए। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि सीरीज है, सब एक लाइन में दिख रहे हैं आपको, ठीक। लेकिन क्या ये सीरीज है? क्या तीनों में करंट सेम जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? जो करंट यहां से आ रहा होगा, क्या वही करंट इसमें जाएगा? नहीं, कुछ करंट बढ़ेगा यहां पर। करंट अगर बढ़ गया तो करंट सेम नहीं रहा, करंट सेम नहीं रहा तो दोनों सीरीज में तो नहीं हुए एटलीस्ट। अच्छा, सीरीज में नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो पैरेलल में हो गया। ऐसा भी पॉसिबल है कि दो रजिस्टर ना ही सीरीज में हो ना ही पैरेलल में हो। यस, ऐसा भी पॉसिबल है कि भाई सीरीज और पैरेलल तो स्पेशल केसेस हैं। ऐसा हुआ तो सीरीज, ऐसा हुआ तो पैरेलल। ऐसा नहीं करना कि सीरीज नहीं तो मतलब पैरेलल है, हमें मिलेगा ही मिलेगा। वी हैव टू चेक। सीरीज नहीं है ये बताया मैंने आपको, अब पैरेलल है कि नहीं चेक करना पड़ेगा। हाउ टू चेक कि पैरेलल है या नहीं है? एंड्स करेक्ट होने चाहिए। तो आइए तीनों के हम एंड्स बनाते हैं सबसे पहले। तो मैं कहूँ इसका एंड ये, ओहो, इसका एंड ये रहा, इसका एंड ये रहा, ये इसके एंड्स रहे और ये इनके एंड्स रहे। ठीक, आप देखो इन दोनों की बात करते हैं। ये एंड कनेक्टेड है आपस में, बहुत अच्छे। ये एंड कनेक्टेड है आपस में, बहुत ठीक। अब इन दोनों की बात करते हैं। तो ये एंड्स आपस में कनेक्टेड है, बिल्कुल सही। ये एंड्स आपस में कनेक्टेड है, बिल्कुल सही। ठीक, तो ये एंड्स कनेक्टेड है, ये एंड्स कनेक्टेड है और ये एंड्स कनेक्टेड है। तो एंड्स आर कनेक्टेड। ये एंड इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, ये एंड इससे कनेक्टेड है और इससे कनेक्टेड है, ये एंड। क्लियर हुई बात आपको? ऑलराइट, तो परेशानी नहीं? ओके। तो हम जानना चाह रहे हैं कि आर इक्विवेलेंट कितना आएगा। व्हाट इज आर इक्विवेलेंट? तो हम कह रहे थे आर इक्विवेलेंट इज 1/r इक्विवेलेंट इज 1/r plus 1/r plus 1/r. This is called as the parallel combination. So what is parallel combination? जिसमें ends connected हो। तो ends connected है यहां पर, ends connected है यहां पर, ठीक है ना। ends हमने कनेक्ट कर दिए और ends कनेक्ट करने के बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दिया। तो यहां से हम बोल सकते हैं R इक्विवेलेंट इज R/3। R इक्विवेलेंट इज R/3। यहां से हम बोल सकते हैं R इक्विवेलेंट क्या है बेटा? R/3 के बराबर है। इज दिस क्लियर? कोई परेशानी नहीं? चले आगे। बहुत बढ़िया ना। जो सीरीज पैरेलल का हम गेम खेल रहे हैं अभी तक हम, ठीक है ना, कुछ बातें उसमें हम और करते हैं और फिर मैं आपको डाइलेक्ट्रिक्स के साथ सीरीज पैरेलल की गेम दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए करते हैं। तो बेटा ये आपको याद रखना है, ये अब आपको याद रखना है कि भैया हमारे पास अगर ये आर है और ये एन आर है, आर है और एन आर, ठीक, तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा? देखो हम बोलेंगे एन आर इंटू आर का, एक काम करते हैं 1/r इक्विवेलेंट 1/r प्लस 1/nr। ठीक, तो r इक्विवेलेंट is nr into r divided by nr plus r, and that means nr divided by n plus 1। nr कौन सा? बड़े वाला, बड़े वाला। तो अगर ये n टाइम्स है तो बड़े वाले का n+1 बाय टाइम्स कर देना, n+1 बाय टाइम्स कर देना, ठीक है। अगर ये इससे n गुना है तो बड़े वाले का डिवाइड बाय n+1 करना है।
जैसे कि अगर मैं कह रहा कि देखो ये कितना है, ये 4 है और ये कितना है भैया, ये 8 है, तो ये 2 गुना है ना, तो बड़े वाले का 1/3, 2 गुना है तो 1/3 करना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे आर इक्विवेलेंट इज 8/3। करेक्ट। देखते ही आपको आंसर मालूम पड़ रहा। अगर मैं कह रहा कि देखो ये क्या है, ये 4 है, ये 12 है, तो ये 3 गुना है ना, तो बड़े वाले का 1/4, 3 गुना है तो बड़े वाले का 1/4, तो आप बोलोगे आर इक्विवेलेंट इस बड़े वाले का 1/4 आ गया। डायरेक्ट रिजल्ट निकालने का तरीका है ये। बड़ा इस तरह की सेटिंग बहुत ज्यादा होती है एग्जाम्स के अंदर। अब ये पैरेलल है रेजिस्टेंस के लिए या सीरीज है कैपेसिटेंस के लिए, बात एक ही है, बात एक ही। ये यहां पर भी काम करेगा। मतलब क्या, मान लो लिखा 6, मैंने लिखा 12, तो ये क्या है, 2 गुना है, तो बड़े वाले का 1/3, 12/3 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड। अगर ये नॉर्मली ये माइक्रोफैरेड में दे रखे होते हैं तो लेट मी कंसीडर देम इन माइक्रोफैरेड, आंसर भी 4 माइक्रोफैरेड। कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैरेड। ठीक है, एक ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, कितने गुना है उसका n+1 डिवाइड कर देना। ठीक, अब आते हैं डायलेक्ट्रिक्स पे वापस। पहले बात करते हैं कुछ इस तरह के डायलेक्ट्रिक के बारे में। फिर आगे बात करेंगे सीरीज पैरेलल के बाद, फिर उसके आगे जाएगी। ठीक है, हमने कहा डिस्टेंस हमारे पास डी है, प्लेट का एरिया ए है। गिव मी अ सेकंड, कुछ चमत्कार हुआ है यहाँ पर। चलो वी आर बैक। ओके, कोई नहीं, कभी कभी हो जाता है। खैर, हम कह रहे हैं कि जो इस प्लेट का एरिया है वो ए है, और जो ये डाइलेक्ट्रिक हमने बीच में डाल दिया, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। अब बताओ इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी। अगर पूरा भरा होता मैंने तो के टाइम्स हो जाती, बट पूरा नहीं भरा मैंने। ठीक है, इसकी कुछ थिकनेस भरी है मैंने, दैट इज थिकनेस इज टी, थिकनेस इज टी। तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, देखो, टू सॉल्व दिस हम किसी भी एक को चार्ज क्यू देंगे, दूसरे को माइनस क्यू देंगे। अब इस चार्ज की वजह से यहां पर फील्ड आएगी, एंड फील्ड विल बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड सिग्मा इज क्यू बाय ए, और डिवाइड किया एप्सिलॉन नॉट से। यहां पर बेटा फील्ड उतनी ही होगी, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, बट यहां पे कितनी फील्ड होगी, यहां पर 1/k टाइम्स होगी, क्यू बाय के ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। हमने कहा कि मान लिया डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस होगा कितना, d माइनस एक्स माइनस टी। ठीक, यूनिफॉर्म फील्ड के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होता है E इंटू डी। यहां आते, यहां पे कितना फील्ड है बेटा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बेसिकली, और डिस्टेंस कितना है बेटा x प्लस, यहां पे कितना फील्ड है बेटा, क्यू बाय के ए एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस कितना बेटा t प्लस, यहां पे कितना फील्ड है बेटा, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है d माइनस एक्स माइनस टी। तो क्या मैं इसको और इसको हटा सकता हूं, देख रहे आपको, है ना भाई। नाउ आई एम टेकिंग q बाय a एप्सिलॉन नॉट कॉमन, आई एम गेटिंग d माइनस टी प्लस t बाय k, लेट मी डिवाइड बाय 1 अभी। So I know that delta V is 1 by c into q, q by c. So I can say that 1 by c equivalent is 1 by a epsilon naught d minus t by 1 plus t by k. What is c equivalent? C equivalent is epsilon naught a by d minus t by 1 plus t by k
मतलब क्या हुआ इसका, मतलब सिंपल सा ये हुआ कि जिस मीडियम का जो के है, उस मीडियम के डिस्टेंस से उस के को डिवाइड करना है, डिस्टेंस डिवाइड बाय के ऑफ दैट मीडियम। जैसे 1 एयर, एयर में कितना डिस्टेंस चला गया, तो बेटा ये एक्स भी एयर में चला गया और ये डी माइनस एक्स माइनस टी भी एयर में चला गया, कुल मिला के डी माइनस टी एयर में चला गया। डी तो ये है, टी ये है, दोनों को माइनस होगा, एयर बचा, डिस्टेंस एयर में है, तो डी माइनस टी को मैंने 1 से डिवाइड किया और टी डिस्टेंस के में चला गया, इसलिए यहां पे टी बाय के कर दिया, इसलिए यहां पे टी बाय के कर दिया। आएगा समझ में? एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय जिस मीडियम का जो के है उस डिस्टेंस को मल्टी डिवाइड करके आंसर हमने लिख दिया। अब अगला क्वेश्चन देता हूं जिसको हम बिना कुछ सॉल्व करे लिखेंगे डायरेक्ट। अब इसका आंसर क्या लिखे, बिना कुछ कैलकुलेशन करे मैं लिखना है, तो ध्यान से देखो, सी इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट ए तो आ गया डिवाइड बाय कितना डिस्टेंस एयर में चला हमने, तो डी माइनस टी वन माइनस टी टू, ये एयर में चला तो डिवाइड बाय 1, T1 डिस्टेंस K1 एंड T2 डिस्टेंस K2। करेक्ट, हमें हमारा आंसर मिल गया, करेक्ट, वी गॉट आवर आंसर। आगे बात सुनने, तो जी बहुत बढ़िया। Now suppose the question is, the question is like this, we have the plate area A and then we have dielectric constant K1 and K2 filled like this। तो अब एयर में चलने का स्कोप तो खत्म ही हो गया, nothing is being traveled in air, right? So how to write the C equivalent? So we'll write C equivalent is equals to epsilon naught A divided by d by 2 डिस्टेंस ट्रैवल किया गया K1 में and d by 2 डिस्टेंस ट्रैवल किया गया K2 में, that's the answer। So we can take epsilon naught A d by 2 common, 1 by K1 plus 1 by K2। You can take the LCM here, K1 K2, epsilon naught A, एक 2 ही निकालेंगे ऊपर, K1 plus K2। आगे समझ में, ऐसा लिख सकते हैं। बट कैन वी डू इट इन अनदर मेथड? हम कर सकते हैं, कैसे? वी कैन कंसीडर दिस एज इक्विवेलेंट टू two capacitors in series with this capacitor having dielectric constant K1 and this has dielectric constant K2, like this। ये इसके अंदर भरा हुआ है कुछ इस तरीके से। आ रही है समझ में आपको? तो इसका कैपेसिटेंस कितना है, C1, इट इज K1 एप्सिलॉन नॉट A बाय D by 2, ऊपर जाएगा ऑफ कोर्स। सिमिलरली यू कैन राइट C2 K2 एप्सिलॉन नॉट A by D by 2, ऊपर जाएगा ऑफ कोर्स। एंड देन यू कैन राइट 1 by C इक्विवेलेंट इज 1 by C1 प्लस 1 by C2। सॉल्व करेंगे, यू शुड गेट दिस आंसर। आप ट्राई करना, सॉल्व करके देखना, यू शुड गेट दिस आंसर। उल्टा करना है, ऐड करना है, सॉल्व करना है, फिर वापस उल्टा करना है, यू गेट दिस आंसर। ठीक है, विल राइट 1 by C इक्विवेलेंट, I will write 1 by C equivalent, 1 by C1 plus 1 by C2, सॉल्व करके C को निकालना, यही आंसर आएगा। तो ये तो हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे, बट देयर इज दिस मेथड एज वेल। तो दिस मेथड इज मोर यूजफुल बिकॉज इसमें हम और स्ट्रक्चर बना सकते हैं, फिर वी कैन मेक मोर स्ट्रक्चर्स, राइट? किस तरह से स्ट्रक्चर सर? लेट्स सी। व्हाट इफ वी हैव a dielectric like this and another dielectric like this? Now we have the structure, okay? A plate here,
K1, this is K2. Now we cannot use that direct method that we had because अब एसिड डला हुआ, अब एसिड से डल गया, ठीक। तो अब क्या करेंगे, प्लेट एरिया ए था, तो ये a/2 में ये है, a/2 में ये है, डिस्टेंस टी। तो नाउ विल कंसीडर दिस एज being two capacitors in parallel like this, K1 and K2, and this being a/2, this being d, a/2, and this. So this capacitance would be K1 epsilon naught a/2 by d, and this would be K2 epsilon naught a/2 by d. And these two being in parallel will give you C equivalent equals to K1 plus K2 not a/. That is how we'll write the C equivalent of this. ठीक है, ये हमारे पास C इक्विवेलेंट आ रहा K1 plus K2 epsilon naught a/2d. That is how we can write C equivalent. ठीक है, ऐसे लिख सकते, clear? So we can make more and more cases and series parallel हम खेल सकते हैं, जितना हमें खेलना है, हमारी मर्जी है, खेलते रहेंगे खेलते रहेंगे खेलते रहेंगे। But let's simply go with a case which came once in IIT Advanced, and it is a very unique case. पहले लोग में आप बोलेगा क्या है, कुछ भी तो नहीं है, सही सेम सा चीज तो है, but it's not same, it is having something very unique, right? Simple numbers आप बोल दे दिए। Now we want to know what is the C equivalent. What is C equivalent here, right? तो कैसे निकालें C equivalent? How to find C equivalent here? तो देखो भैया, दो रास्ते। पहला रास्ता ये है कि आप एक कैपेसिटर ये लो, दूसरा कैपेसिटर ये लो, इसका पेयर करो, फिर यहां पर आओ, इनका पेयर करो। इसके पेयर को इसके पेयर को आपस में सीरीज लगा के जोड़ दो, आंसर निकल जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि भैया पहले इसका पेयर करो, फिर इसका पेयर करो, फिर नीचे वालों का पेयर करो और आपस में जोड़ दो। मतलब हम पहले पैरेलल पैरेलल करके सीरीज करें या सीरीज सीरीज करके फिर पैरेलल करें? व्हाट शुड वी डू? कुछ बच्चे बोले सर दोनों में से कोई भी कर लो, एक ही बात है, क्या ही फर्क पड़ता है सर, कानू की है ना भाई? पर ऐसा नहीं है, ये अलग है बेटा, ये अलग है, दोनों से आंसर सेम नहीं आएगा, करके देख लो। बोथ विल गिव यू सेपरेट आंसर्स। तो ऑब्वियसली दोनों में से एक सही है, एक गलत है। तो रिमेंबर दैट ये गलत है, आपको पहले सीरीज करना पड़ेगा और फिर पैरेलल लेना पड़ेगा। ऐसा क्यों सर? क्योंकि जो कंडक्टर की ये वाली प्लेट है ना, ये तो इक्विपोटेंशियल है क्योंकि ये कंडक्टर है, लेकिन ये जो पूरी प्लेट यहां पर बनती हुई दिख रही है आपको, ये वाली प्लेट, बेटा ये इक्विपोटेंशियल नहीं है। दिस इज नॉट इक्विपोटेंशियल, ये इक्विपोटेंशियल नहीं है। क्यों नहीं है पूरी प्लेट इक्विपोटेंशियल? बिकॉज ये डाइलेक्ट्रिक है। डाइलेक्ट्रिक की प्लेट इक्विपोटेंशियल नहीं होती, बट कंडक्टर इक्विपोटेंशियल होता है। बेटा ये पूरी प्लेट सेम पोटेंशियल की, ये पूरी प्लेट सेम पोटेंशियल की, तो एंड में तो आप इनको पैरेलल लगा सकते हो, कोई बात नहीं है। ये प्लेट का इसका पोटेंशियल इसके बराबर, इसका पोटेंशियल इसके जोड़ सकते हो, ठीक ना? लेकिन यहां पर इन दोनों को नहीं जोड़ सकते, इनको नहीं जोड़ सकते आप, इनका पोटेंशियल सेम नहीं है। आपको पहले सीरीज और फिर पैरेलल करना होगा, तब जाके आपको आंसर सही मिलेगा। ठीक है बच्चों? तो अगर मैं इसको C1 कह रहा, इसको C2 कह रहा, तो क्लियरली ये C2 होगा और ये C1 होगा, क्योंकि ये K ये 2K ये 2K होगा। बाकी सबको तो सेम ही दिख रहा मुझको।
तो C1 की वैल्यू कितनी है बेटा? C1 की वैल्यू है K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, एरिया भी 1/2 है और डिस्टेंस भी 1/2 टाइम्स है, तो इट इज तो C2 की जो वैल्यू लिखोगे उसमें 2 की हो जाएगा, इतना फर्क है, तो डबल है ना ये, इससे डबल है, तो बड़े वाले का 1/3। इनका जो कॉम्बिनेशन बनेगा, दैट कॉम्बिनेशन विल बी बड़े वाले का, दैट इज 2K एप्सिलॉन नॉट A by D का 1/3। यहां पर भी इतना ही बनेगा, ठीक है ना, और जब पैरेलल लगाओगे जुड़ेगा तो 4/3, ये हमारा आंसर है, दैट विल बी द आंसर। 4/3 K epsilon naught A by D will be our answer. Remember this will be our answer. ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारा आंसर आने वाला है। बढ़िया भाई, समझ गए? यानी परेशानी, कोई दिक्कत नहीं? चले आगे, चलो भाई। सीरीज पैरेलल खेल आपको अच्छा लगा होगा, इसमें और वेरिएशंस कर सकते हैं जिसके अंदर आपको इंटीग्रेशन करके अपने आंसर निकालने पड़ेंगे। के का जो वेरिएशन होगा उसमें कंटिन्यूअस वेरिएशन देकर आपको इंटीग्रेशन करने में मजबूर किया जा सकता है, ठीक? तो देखते हैं बेटा केसेस कैसे आ सकते हैं उसमें इंटीग्रेशन वाले। हम्म। थोड़ा ये ओरिजिन है, ये एक्स है, ये वाई है, और अब यहां पे जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दे रखा है आपको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो के आपको दिया हुआ है यहां पर, ठीक है ना, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 0 तो हो नहीं सकता, वैक्यूम के लिए 1 होता है, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते, तो लेट अस से इट इज K0 प्लस K1x। एक कहानी तो ये बन सकती है, और दूसरी कहानी बन सकती है कि K इक्वल्स टू K0 प्लस K1y। एक कहानी आपको x के साथ वेरिएशन मिल सकता है और एक कहानी में आपको y के साथ वेरिएशन मिल सकता है, दोनों केस में अलग अलग कहानी बनेगी। क्या बनेगी बताएंगे अभी। ये डिस्टेंस है d है भैया, प्लेट का एरिया जो है वो a है, स्क्वायर प्लेट मान लेते हैं, स्क्वायर प्लेट लेते हैं और प्लेट का एरिया हमने a मान लिया, स्क्वायर प्लेट। क्यों कह रहा हूं, अभी धीरे धीरे समझ में आएगा आपको, विल अंडरस्टैंड इट, पर पहले एक्स के वेरिएशन की बात करते हैं। यहां पर जो ये प्लेट्स हैं, आखिरकार प्लेट्स हैं कैसी है, सब प्लेट्स आपकी ऐसे हैं, ऐसे रखी, ऐसी प्लेट्स हैं, और डायलेक्ट्रिक कैसे रखा है आपका, अब थोड़ी थोड़ी विजुअलाइजेशन खुल रही होगी आपकी बनाने के बाद, थोड़ी थोड़ी विजुअलाइजेशन, ऐसे रखी हुई चीजें हैं, ऐसी नहीं है कुछ भी, ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो भैया प्लेट्स तो ये और ये प्लेट जो है वो तो यहां पर दिखा रखी है, ओके। अब हम यहां पे क्या करने वाले हैं, जब ये x के साथ वेरी कर रहा है ना, जब ये x के साथ वेरी कर रहा है तब क्या हो रहा है, तो हमने x डिस्टेंस पे आके
एक dx वर्ग का एलिमेंट कंसिडर कर, ठीक है। और ये एलिमेंट जो होगा वो कुछ इस प्रकार से पूरी प्लेट बन रही होगी एलिमेंट, ठीक। आई थिंक नाउ यू आर एबल टू इमेजिन द कि किस तरीके से ये हमने एलिमेंट लिया। ये मैं पहले केस की बात कर रहा हूं, यहां से x डिस्टेंस दूर जाकर dx वर्ग का एलिमेंट हमने लिया, ठीक। तो इस पूरे के पूरे एलिमेंट के जो बीच में जो k है हमारा वो ये है, किस 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 लोकेशन की बात कर रहा हूं, इस पूरे एलिमेंट, इसके अंदर जो k जो मीडियम है, जो इसके अंदर मीडियम भरा हुआ है ना, ये मीडियम भरा हुआ है, इस मीडियम का k दे रखा है। तो भैया इस मीडियम के लिए ऐसे कितने स्लैब होंगे हमारे पास, इनफाइनाइट स्लैब है ना, ऐसे बहुत सारे स्लैब्स, और वो सारे सीरीज में दिख रहे हैं मुझे, सारे सीरीज में दिख रहे हैं मुझको, ठीक। तो किसी भी एक की छोटी सी कैपेसिटेंस कितनी है, डीसी, छोटी सी कैपेसिटेंस कितनी है, k, दैट इज k नॉट प्लस k1x, k नॉट प्लस k1x, ठीक है, बहुत अच्छे। और एप्सिलॉन नॉट, एरिया तो ए ही है और डिस्टेंस dx दिख रहा, ठीक है। तो k एप्सिलॉन नॉट a जिसका स्प्लिट का एरिया है वो a ही है, डिवाइड बाय dx, डिस्टेंस कितना है dx, ठीक है। तो जितने भी ये हैं ये सब सीरीज में है, ऐसे जितनी प्लेट्स रखी है सब सीरीज में रखी है, सबको जोड़ के हमें ये मिलेगा। तो सीरीज के तो 1/c करके ऐड करते हैं ना, 1/c इक्वल 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, तो बोलेंगे 1/dc का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमको, गेट 1/c इक्विवेलेंट। ध्यान दो बड़ा इस बात पे, डी तक तो 1/c इक्विवेलेंट मिलेगा, ध्यान रखना इस बात को। हाँ, तो बेटा ये हो जाएगा लॉग जीरो से लेकर डी तक, ठीक। तो 1/k1 एप्सिलॉन नॉट a लॉग k0 प्लस k1 d डिवाइड बाय k0। तो उल्टा करेंगे, तो इसको उल्टा करेंगे तो हमें c इक्वल मिल जाएगा, समझ गए, निकाल सकते हो उसका। अब दूसरा खेला है, मैं आपको y डिस्टेंस ऊपर जाकर dy विड्थ का एलिमेंट लेना पड़ेगा, वो एलिमेंट काफी इंटरेस्टिंग रहेगा हमारे लिए, आइए देखते हैं। चलो भाई बन गया। हम यहां से y डिस्टेंस ऊपर जाकर dy विड्थ का ऐसा एलिमेंट ले लेंगे। अब तो ये एलिमेंट रहेगा ना, कुछ ऐसा एलिमेंट होगा, ध्यान दो इस बात, ऐसा एलिमेंट होगा। अब यहाँ पे प्लेट किस तरफ है, बेटा एक प्लेट तो यहां पे दिख रही है मुझको और दूसरी प्लेट इस तरफ दिख रही है, तो मेरी प्लेट्स ऐसी है, तो जो एलिमेंट मेरा है ना वो एलिमेंट मेरा ऐसा सा एलिमेंट है बस, और उसमें प्लेट इस तरफ है और इस तरफ है, हमें ऐसे निकालना है कैपेसिटेंस, आ रही बस समझ में, ठीक है, हमें ऐसे निकालना है कैपेसिटेंस। अब अगर इसको देखा जाए तो भैया ये साइड लेंथ कितनी है इसकी, ये है √a, बाय √a, बिकॉज स्क्वायर था ना,
अगर ए एरिया है तो रूट ए साइड होगी, तब तो ए आपका एरिया आएगा। तो ये साइड तो इसकी रूट ए आ रही है और इसकी तो विड्थ आ रही है dy आ रही है, क्योंकि हमने तो y डिस्टेंस पे जाकर dy विड्थ का एलिमेंट लिया था हमने। तो प्लेट का एरिया कितना बन रहा, प्लेट का जो एरिया, ये प्लेट हमारी है, ये है प्लेट, ये प्लेट हमारी, तो ये प्लेट इसका एरिया कितना बन रहा है, रूट ए इंटू dy एरिया बन रहा है। तो व्हाट इज द कैपेसिटेंस, छोटा सा डीसी कितना है हमारे पास, डीसी विल बी के नॉट प्लस के वन वाई, के हो गया, एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना है रूट ए इंटू डी वाई, बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस डी है, इस प्लेट और इस प्लेट का डिस्टेंस डी है ना, अभी डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। यहां पर एरिया उतना ही था, डिस्टेंस डी एस रह गया था, यहां पर डिस्टेंस उतना ही है, एरिया छोटा हो गया है। तो प्लेट किधर लगी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, काट कैसे रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेट किधर लगी है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितने भी ऐसे दिख रहे हैं मुझे को, यहां पर प्लेट पूरी यही है ना प्लेट पे, ये सारे क्या है, किसमें है, ये सारे पैरेलल में दिख रहे हैं मुझको, ये सारे के सारे मुझे यहां पर पैरेलल में दिख रहे हैं, ऑल ऑफ देम विल बी इन पैरेलल, क्योंकि यहां पे प्लेट देखो सबकी क्या है, सेम 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 पैरेलल में है सारे। यहां पर क्या अलग 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 अलग, एक प्लेट यहां एक प्लेट यहां, तो अलग अलग, ये अलग अलग चल रहा है, सीरीज सीरीज में आ रहा है, यहां पर सब पैरेलल में चल रहा है। ठीक, तो पैरेलल में इंटीग्रेट कर दो, खत्म बात। जीरो से लेकर वाई कहां से, ये कितना है रूट ए तक है, जीरो से लेकर रूट ए तक, हाइट बेस की रूट ही तो है, तो जीरो से लेकर रूट तक आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, यू विल गेट योर आंसर, सॉल्व करेंगे विल गेट योर आंसर। ठीक है, आई थिंक आगे इंटीग्रेशन आप लोग कर सकते हैं, जस्ट इंटीग्रेटेड यू विल गेट योर आंसर। समझ के बाद इस तरीके से एलिमेंट लेकर क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। मैं नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है ऐसे क्वेश्चंस, नहीं बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है ऐसे क्वेश्चंस जहां पे ज्यादा इंटीग्रेशन आती है, एडवांस लेवल पे आ सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा नहीं आएगा, आ सकता है, लेकिन कोई ऐसा नहीं कि मैं कहूँ बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, बहुत क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं, ऐसा नहीं। ठीक, पर ठीक है, एक वैरायटी है, आप कहोगे सर कराया नहीं तो करा रहा हूं मैं इसको। ठीक है भैया, तो सीरीज पैरेलल पे खेलना आ गया आपको कैपेसिटर के लिए, रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है ना। चैप्टर में एक्चुअली बताने के लिए इतनी बातें हैं, इतनी बातें हैं, जितना समय हमको मिला है, जितने लेक्चर हमें मिले वो बहुत कम लग रहा है मुझे, तो बताने के लिए बहुत बातें, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है चैप्टर ये। मैं ये सोच रहा हूँ कि इतनी बातें समेट कैसे इतने समय में। खैर आगे के चैप्टर इतना ज्यादा लेंदी नहीं है हमारे लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर्स इज अ वेरी लेंदी चैप्टर, स्पेशली कैपेसिटर से बहुत सारी चीजें होती है, मतलब पूरा सिमेट्रिक सर्किट बताना है, जिसकी डीपीपी आपको आज मिलनी है, उसमें सिमेट्रिक सर्किट आना हमने शुरू तक नहीं करा अभी तक, आज हम सीरीज पैरेलल में ही खेल रहे हैं। ठीक है ना, तो पूरा सिमेट्रिक सर्किट के बारे में हमें जानकारी देनी है, और भी एक दो चीजें हैं जिनके बारे में बताना चाह रहा हूं मैं आपको अभी। कोई नहीं, हम कुछ एक्स्ट्रा टाइम लेंगे आपका, लेकिन 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 कुछ काटेंगे नहीं, बताएंगे पूरा। ठीक है, क्योंकि कौन सी चीज हम छोड़ दें और वही चीज पूछने जाए, दैट विल नॉट बी फेयर फॉर यू, दैट विल नॉट बी फेयर फॉर यू। ठीक है, तो कोई नहीं, वी हैव टाइम, हम आगे चल के, बट डीपीपी जो आपकी आज आपको मिलेगी वो सिमेट्रिक सर्किट से मिलेगी, और अभी हम सिमेट्रिक सर्किट नहीं पहुंचे हैं, मैं अभी आपको सीरीज पैरेलल के अंदर ही घुमा रहा हूँ थोड़ा सा, भी सिमेट्रिक सर्किट्स हमें अभी आगे लेना होगा। तो उस टाइम तो आपकी जो डीपीपी बेसिकली रहेगी ना, वो लैग कर जाएगी, उससे इतना सा फर्क पड़ रहा है, डीपीपी आपकी लैग कर जाएगी। हम्म जो आपको आज डीपीपी मिलेगी वो आप कल के लेक्चर के बाद फिर कर पाओगे, इतना फर्क पड़ेगा, बट मैं कुछ कट शॉर्ट करके जबरदस्ती डीपीपी के लिए नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आपको प्रॉपर कंटेंट मिल जाए, तो करते हैं सीरीज पैरेलल करते हैं, डीपी के बारे में सोचेंगे क्या करना है हमको भी। ठीक है, तो घबराना नहीं, अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या होगा, आपको डीपीपी मिल जाएगी ना, अगले लेक्चर के बाद कर लेना, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है उसके अंदर, अगले लेक्चर के बाद कर लेना आप लोग। ठीक है ना भाई, तो घबराओ मत, टेंशन मत लो, आ जाओ वापस, लेट्स लेट्स स्टार्ट। टाइम सोच रहा है तो वैसे निकल जाएगा।
पहले तो आपको निकालना है सी इक्विवेलेंट क्या है। फर्स्ट थिंग फाइंड सी इक्विवेलेंट। सेकंड थिंग फाइंड चार्ज ऑन ऑल द कैपेसिटर्स। सभी कैपेसिटर्स के ऊपर से चार्ज निकाल दो और सी इक्विवेलेंट निकाल दो। ये दो चीजें आपको निकालनी है, फटाफट निकालो। ये फटाफट निकालो, क्या आंसर आता है। ठीक, तो आइए देखते हैं। पॉज एंड सॉल्व करना है बेटा आप लोगों को फटाफट। चलो, 4 और 2 सीरीज में पैरेलल में लगे हैं, तो बेटा अगर ये पैरेलल में लगे हैं तो इनकी कैपेसिटेंस हो जाएगी 6 माइक्रोफेरेड। तो ये आएगा 6। अब ये 6 है और ये 12 है, डबल है ना, डबल है, तो बड़े वाले का 1/3। तो 12 का 1/3 कितना आएगा बेटा 4। 12 का 1/3 कितना आएगा बेटा 4। तो इस पूरे का कैपेसिटेंस कितना आया 4 माइक्रोफेरेड। 4 माइक्रोफेरेड, ठीक है। तो सी इक्विवेलेंट इज 4 माइक्रोफेरेड। बेटा मुंह जुबानी क्वेश्चन हो रहा है, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही। मैंने कुछ लिखा ही नहीं है यहाँ पर, आपको कुछ लिखा ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है लिखने की बेटा, सीधा याद करो। 4 और 2 6 हो रहा है और डबल है तो 1/3 करना है। 12 का 1/3 कितना, तो 4 होता है। नंबर, तो बैटरी से निकलने वाला चार्ज कितना होगा, ये चार्ज कितना होगा। देखो Q इक्वल टू सी भी होता है, तो V कितना 5, पूरे का C कितना 4, तो Q होगा C इक्विवेलेंट इंटू V। C equivalent is 4, V is 5, you get 20 microcoulomb. Because it is microfarad, you will get microcoulomb. Micro is 10 की पावर -6। बैटरी से निकलने चार्ज मिल गया, तो चार्ज यहां से निकलेगा, वो चार्ज इस पर भी आएगा। कितना आया इसके ऊपर 20 माइक्रोकूलम आ गया। और जब ये चार्ज यहां से तो बटेगा, दोनों पे चार्ज लगा बटेगा। तो मैंने क्या बताया था आपको, रजिस्टर वाले केस में क्या होता है, रजिस्टर वाले केस में छोटे रजिस्टर पे बड़ा करंट जाता है, तो कैपेसिटर में उल्टा होता है, ध्यान रखना। जो रजिस्टर में होता है उसका उल्टा कैपेसिटर में होता है। तो रजिस्टर के अंदर छोटे में बड़ा जाता है करंट, और यहां पर क्या होगा, चार्ज की बात करें तो बड़े कैपेसिटर में ही बड़ा चार्ज जाएगा, छोटे में छोटा चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात आ रही, आप बोलोगे कि ये चार्ज कितना रहा 20, तो 20 इंटू 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 4। अब कुछ बच्चों को ना जादू लग रहा हो, सर ये जादू कर रहे हो आप, फिर ये अचानक से कैसे लिख दिया आपने, जादू तो लग रहा है हमको, तो समझ नहीं आया कैसे कर दिया आपने। बेटा फॉर्मूला याद करना है आपको। फॉर्मूला क्या है, दैट Q1 is C1V C1Q इस पर जो चार्ज आएगा वो होगा 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस। चार्ज जो वहां से आ रहा था 20, C1 + C2, खत्म बात। तो 20/3 तो इस पर गया, बचा हुआ इस पर जाएगा, तो 20 - 20/3 40/3 और 40/3। ठीक, नहीं तो इसका चार्ज 2 गुना, तो इसका कैपेसिटेंस 2 गुना, तो चार्ज 2 गुना हो जाएगा, सिंपल सी बात। ठीक है, तो 40/3 इस पर आएगा, 20/3 इस पर आएगा, 20 इस पर आएगा, सारे चार्ज सबके चार्ज बढ़ गए। ऐसे कर सकते हैं हम क्वेश्चन, क्लियर, ऐसे लगा सकते हैं। चलो भाई बढ़ते आगे, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस। एक क्वेश्चन और दिखाता हूं मैं आपको, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थ्री माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 15 volts, and we are taking 2 points, point A and point B. You have to find
VA माइनस VB, फाइंड VA माइनस VB, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है कि VA माइनस VB कितना होगा। अब ये कैसे करेंगे भैया, हाउ टू डू दिस, देयर मल्टीपल वेज, कुछ बच्चे क्रिचॉफ लॉस पे कूद पड़ेंगे, ठीक है ना, पर वास्तव में देखा जाए तो ये पूरा सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये पूरा भी सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक। इफ आई एम टेकिंग अ पॉइंट हियर दैट इज C, आई एम सेइंग दैट दिस पॉइंट इज C and this point is A, and there is a potential difference, there is a potential difference on this capacitor। देखो इस पूरे पे कितना ड्रॉप है, इस पूरे पे 15 वोल्ट का ड्रॉप है, इस पूरे पे 15 वोल्ट का ड्रॉप है ना भाई। अगर इस पूरे पे 15 वोल्ट का ड्रॉप है तो इस पे कितना ड्रॉप होगा, इसका जो ड्रॉप है वो है VC माइनस VA, क्यों भाई, इसका ड्रॉप है वो है VC, एक तरफ VC एक तरफ VA, तो इसका ड्रॉप है VC माइनस VA एंड द ड्रॉप इज इक्वल टू 3, उल्टा उल्टा 2 इंटू 15 डिवाइड बाई 3+2। क्या हो रहा है, क्या लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आप बात सुनते नहीं ढंग से। मैंने आपको क्या कहा था स्टार्टिंग में, सीरीज पहले मैंने क्यों कराया था आपको, क्यों मैं यहां पर इतना परेशान हो रहा था, क्यों मैं आपको समझा रहा था, कारण है उसका बेटा, ये लगा डाला तो लाइव जिंगा लाला, ठीक है ना, डायरेक्ट बेटा एक लाइन में निकलता है, एक लाइन में। फिजिक्स इज वेरी सिंपल बेटा, एक लाइन निकलती है, कैसे निकलती है देखो बेटा, सिद्धियां हैं ये सिद्धियां ले लो इसको, ठीक है ना। अगर सिद्धि समझ गए तो बड़ी बड़ी चीजें चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है भैया। आओ देखते हैं, मैंने कहा कि अगर पूरे पे ड्रॉप V है तो C1 पे ड्रॉप कितना है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V1, V1 इज C2, V डिवाइड बाय C1 बाय C2। इस पर ड्रॉप निकालना चाहते हो तो इसका पोटेंशियल लिखो, इसका कैपेसिटेंस लिखो, पूरे का वोल्टेज डिवाइड बाय कैपेसिटेंस C1 बाय C2। इस पर निकालने के लिए इसका वोल्टेज, इसका कैपेसिटेंस पहले ऊपर लिखना पड़ेगा, C2 ऊपर आएगा, V1 के लिए C2 ऊपर आएगा, ठीक है ना, बस ये लगाना है आपको, कहानी खत्म। इस पर ड्रॉप लिख रहे तो ऊपर 2 आएगा, ऊपर 2 इंटू 15 डिवाइड बाय 3+2, खत्म बात। सिमिलरली जो इस पर ड्रॉप है, देखो इस पूरे के ऊपर भी ड्रॉप तो 15 ही है ना, इस पूरे पे भी ड्रॉप तो पूरा 15 ही है ना, तो इस पे ड्रॉप कितना होगा, तो आप लिखोगे VC माइनस VB, VC माइनस VB कितना आएगा, अपोजिट वाला 3 15 3+2। काफी सारी सिद्धियां मैं दे देता हूं, बताता नहीं हूं, ठीक है। मेरी बातों को हल्के में नहीं लेना है आपको, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनते रहा करो, मैं बीच बीच में बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता हूं अभी भी, तो हल्के में नहीं लेना है। तो VB माइनस VA बड़ा -3 आ रहा है, देखो ये तो बड़ा 3 तो दिख रहा है मुझे, 2 माइनस 3 -1 -1 मल्टीप्लाई बाय 3 -3, हमें VA माइनस VB निकालना था, तो 3 वोल्ट उसका आंसर आ गया, 3 वोल्ट उसका आंसर आ गया। तो बेटा इस तरीके क्वेश्चन डिवाइडर के ऊपर, पोटेंशियल डिवाइड करने के ऊपर, करंट डिवाइड करने के ऊपर, चार्ज डिवाइड करने के ऊपर, इक्विवेलेंट निकालने के ऊपर, सीरीज पैरेलल की कॉम्बिनेशन के ऊपर आ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखकर चलना है। आइए आगे बातें करते हैं, ठीक है। और यहां पर अब हम बात करने वाले हैं कि एक बैटरी कितना वर्क डन करती है, ठीक है, एक बैटरी कितना वर्क डन करती है। कुछ अलग बातें करने वाला हूं यहाँ पे, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से हटा रहा हूं और अलग बातें कर रहा हूं। सिमेट्रिक सर्किट हम अगली क्लास में ही जाकर पढ़ पाएंगे, आज की क्लासेस में सिमेट्रिक सर्किट को हम डील नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी चीजें हमें उसमें क्यूब की बातें करनी है, इनफाइनाइट लैडर की बातें करनी है, कुछ सिमेट्रीज की बातें करनी है, ठीक है ना, जंक्शन ओपनिंग की बातें करनी है, तो काफी सारी बातें हैं जिसको हम अगले लेक्चर में ही कवर कर पाएंगे, ठीक है ना। तो घबराना नहीं है, आप समझ लो कि एक तरह से DPP आपको एडवांस मिल जाएगी, तो करना आपको अगले लेक्चर के बाद होगा। इतना आपको ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। अब इसके लिए बार बार टेलीग्राम पे या मेल पे मत लिख देना कि भैया सर DPP हमें आगे की मिल गई है, बता रहा हूँ आगे की मिलने वाली है, इट्स नॉट बाय मिस्टेक, इट्स इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, राइट, जस्ट इन्फॉर्मिंग यू। हम लेक्चर में कुछ ज्यादा पढ़ लिए हैं
टॉपिक ज्यादा कवर कर लिए, अच्छे से इन डेप्थ पढ़ रहा हूँ, आराम से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा हम डीपीपी से पीछे चले गए, बट डोंट वरी, आई विल कवर इट अप। आगे चल के हम कवर कर लेंगे उसको, ठीक है ना, विल कवर इट अप, डोंट वरी अबाउट इट। डीपीपी थोड़ी सी पहले बना दी थी, इसलिए अब तो चेंज करने का समय मेरे पास नहीं है। ऑलरेडी बेटा रात के 11 बज ही रहे हैं, आप देख ही रहे हो, रात के 11 बज रहे हैं, ठीक है ना। सो अब लेक्चर खत्म करके अपलोड करने में पूरे 12 बज ही जाएंगे मुझे, ठीक है। अब उसके बाद फिर डीपीपी चेंज करूंगा, 12 बजे आपको कल सुबह डीपीपी मिलनी है, इतना समय नहीं होगा, फिर गलती चली जाएंगे, उसमें फायदा नहीं है, राइट। तो कोई नहीं, डीपीपी आपको एक एडवांस मिल रही है, बस इतना समझ लीजिए। लेक्चर पढ़िए, लेक्चर का लुत्फ उठाइए, लेक्चर का आनंद लीजिए, मजे नहीं लेने लेक्चर के, आनंद लेना है। लेक्चर के मजे लीजिए, देखते हैं क्या होता है। चलो भाई बढ़ते हैं आगे। वर्क डन बाय बैटरी की बात कर रहे थे। बैटरिया कितना वर्क डन करती है, तो ध्यान देंगे बेटा इस बात पे। सर्किट में जब आप चार्ज का फ्लो देखेंगे, सर्किट में जब आप चार्ज का फ्लो देखेंगे, ठीक है ना, तो या तो आप पॉजिटिव चार्ज का फ्लो देखेंगे या फिर आप नेगेटिव चार्ज का फ्लो देखेंगे, दोनों का फ्लो देख सकते हैं, ठीक है ना, दोनों इक्विवेलेंट होंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज राइट हो जाता हो मान रहे, तो आप नेगेटिव चार्ज को उतना ही लेफ्ट में आता हुआ मान सकते हो, ठीक, बात एक ही रहेगी। तो या तो आप पॉजिटिव चार्ज को लेते हुए उसका फ्लो स्टडी करेंगे या नेगेटिव चार्ज को लेते हुए उसका फ्लो स्टडी करेंगे, दोनों का फ्लो बेटा उल्टा हो जाएगा, इंपैक्ट वही देगा अल्टीमेटली, ठीक है। तो अगर आप पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को देख रहे हैं, अगर आप पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को देख रहे हैं, तो आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे फोकस करेंगे। अगर आप बैटरी के पॉजिटिव चार्ज को देख रहे हैं, तो आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे फोकस करेंगे। अगर आप नेगेटिव चार्ज के फ्लो को देख रहे हैं, तो आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे फोकस करेंगे। तो किस टर्मिनल पे फोकस करना है, किस टर्मिनल पर फोकस करना है ना भाई, किस टर्मिनल पर फोकस करना है, वो डिपेंड करता है कि आप किस चार्ज का फ्लो देख रहे हैं, ठीक है। अब मैं ये कह रहा कि अगर आप पॉजिटिव चार्ज का फ्लो देख रहे हैं, तो आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को देखोगे। अगर पॉजिटिव चार्ज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है, देन वर्क डन बाय बैटरी V पॉजिटिव होगा, Q इंटू वी के बराबर। अगर पॉजिटिव चार्ज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है, अगर पॉजिटिव चार्ज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है, तो वर्क डन बाय बैटरी पॉजिटिव होगा, ठीक, और ये Q इंटू वी के बराबर हो जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर एंटर कर रहा है, देन वर्क डन बाय बैटरी नेगेटिव हो जाएगा, माइनस Q इंटू वी हो जाएगा, ठीक। अगर आप नेगेटिव चार्ज का फ्लो देखेंगे तो भी सेम कहानी रहेगी, बट अब आपको फोकस करना पड़ेगा नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर। क्या मतलब, अगर नेगेटिव चार्ज बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकलेगा, तो वर्क डन बाय बैटरी पॉजिटिव होगा, कितना, Q इंटू वी, ठीक। और अगर नेगेटिव चार्ज नेगेटिव टर्मिनल के अंदर एंटर कर रहा होगा, तो वर्क डन नेगेटिव होगा, ठीक। तो ये दोनों केस में बेटा वर्क डन पॉजिटिव रहने वाला है, इन दोनों केस में वर्क डन नेगेटिव रहने वाला है। पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करे तो नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करे तो नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकले तो पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकले तो पॉजिटिव वर्क रहेगा, निकलने में पॉजिटिव, आने पर नेगेटिव, इतना आपको बस याद रखना है। ये वर्क डन बाय बैटरी हम लिख सकते हैं, ठीक। अब क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आते हैं कि कुछ इनिशियल सिचुएशन है कैपेसिटर्स के साथ, फिर कुछ हमने उसका किया, फिर अल्टीमेटली कुछ सिचुएशन बन गई,
रास्ते में कुछ हीट प्रोड्यूस हो गई, हम जानना चाहते कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमारा एक थंब रूल बनेगा, वो मैं बताऊंगा आपको कि हमारा थंब रूल क्या है, आरजी रूल क्या है, सिद्धि क्या है, कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है ना। बट क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा है, कैपेसिटर C is charged by a battery of voltage V, ठीक। एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C है और वो चार्ज किया गया एक बैटरी है जिसकी वोल्टेज V है, कितना हीट प्रोड्यूस होगा, फाइंड द हीट प्रोड्यूस, ठीक। देखो अभी कैपेसिटर इंचार्ज है, बैटरी लगा दी हमने, अब जैसे ही हम इसको स्विच को क्लोज करते हैं कैपेसिटर चार्ज होगा, कैपेसिटर चार्ज, तो बैटरी कुछ वर्क करेगी, कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होगी, बैटरी कुछ वर्क करेगी, कैपेसिटर में कुछ एनर्जी स्टोर हो जाएगी। हम जानना चाह रहे हैं कितना एनर्जी लॉस हो गया, कितना हीट प्रोड्यूस हो गया। हीट क्यों प्रोड्यूस हुआ, जो लीड वायर्स हैं उनके अंदर कुछ रेजिस्टेंस रही होगी, वहां पर हीट प्रोड्यूस हुई होगी। अगर बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं है तो चार्जिंग बहुत तेज हुई होगी, स्पार्क आया होगा कहीं ना कहीं, और ईएम रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी लॉस हुई होगी। तो एनर्जी तो लॉस हुई होगी कुछ ना कुछ, कितनी होगी वो हमें देखना है, ठीक। तो हमने कहा कि जब स्विच क्लोज करते हैं तो यहां से एक चार्ज क्यों निकलता है, पॉजिटिव चार्ज, और जाकर इसके ऊपर बैठ जाता है, ठीक। Now what is the value of this positive charge? The value of this positive charge will be Q equal to CV, right? तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज निकल रहा है या नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव चार्ज निकल रहा है, ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं। तो बोलो नेगेटिव इधर जा रहा है या बोलो पॉजिटिव इधर जा रहा है, किसी भी एक पे फोकस करो, हम पॉजिटिव फोकस करेंगे बिकॉज वी आर पॉजिटिव पीपल। तो यहां से निकला यहां पे गया, एक तो क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल रहा है, हम क्या बोलेंगे, वर्क डन बाय बैटरी, work done by battery is positive, and how much is the work done? Q into V is the work done. So work done by battery is Q into V, ठीक। अब जो यहां पे वर्क डन हुआ, कुछ एनर्जी इसमें स्टोर हुई होगी, तो हाउ मच एनर्जी स्टोर्ड, हाफ CV स्क्वायर, बट व्हाट इज Q, CV स्क्वायर। हम देख रहे हैं कि बैटरी वर्क डन कर रही है कितना, CV स्क्वायर, बट स्टोर कितना हो रहा, हाफ CV स्क्वायर। Now I am going to write a thumb rule here, the RG rule, the siddhi here, whatever you say, let's say it's the RG rule। वो RG rule जो है बेटा, ये कोई किसी को लिख के नहीं आना है, RG rule ये आपको पता होना चाहिए, मतलब रोहित गुप्ता रूल है ये, हम जो दे रहे हैं। तो याद रखना है, क्या याद रखना है आप लोगों को, भैया इनिशियल एनर्जी, वट एवर इज द इनिशियल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी प्लस इनिशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय बैटरी इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी प्लस हीट लॉस। ये कहानी है, इनिशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय बैटरी इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी प्लस हीट लॉस, ये कहानी है हमारे पास। क्या मतलब है इसका, कुछ हमारे पास इनिशियल एनर्जी है, यहां इस केस में कितनी है, 0 है, तो बैटरी बिल्कुल अनचार्ज है। उसके बाद बैटरी ने कुछ वर्क करके एनर्जी बढ़ाई होगी, कितना वर्क किया बैटरी ने वर्क किया CV स्क्वायर, तो एनर्जी कितनी होनी चाहिए फाइनली, ठीक है, हाफ CV स्क्वायर है, होनी चाहिए CV स्क्वायर, कहां गई एनर्जी बची हुई, हीट में, बस हीट लॉस डेल्टा H, you see that delta H will also be half CV square। क्लियरली बैटरी जितना भी वर्क कर रही है उसका आधा कैपेसिटर में गया और आधा लॉस हो गया, आधा कैपेसिटर में गया आधा लॉस हो गया, आ रही है समझे। तो व्हेनेवर यू चार्ज अ कैपेसिटर, आधा वर्क कैपेसिटर में स्टोर होगा एनर्जी के रूप में और आधा वर्क हीट के लॉस में बाहर निकल जाएगा, आधा स्टोर होगा आधा बाहर, आधा स्टोर होगा आधा बाहर, ये कहानी होती है, ठीक। अब कई बार क्वेश्चन क्या पूछ लेते हैं, देखो भैया कैसे पूछ लेते हैं,
कंपैरेटर है, बैटरी है, बी है, सी है, तो कुछ चार्ज भी होगा इसके ऊपर, ऑब्वियस सी बात है, कुछ तो होगा ही। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया फाइंड द हीट प्रोड्यूस्ड if dielectric is put inside the capacitor। कैपेसिटर में अगर डायलेक्ट्रिक डाल दें तो कितना हीट प्रोड्यूस होगा, डायलेक्ट्रिक डाल दें तो कितना हीट प्रोड्यूस होगा, ये निकालना चाहते हैं हम। ठीक है, तो हमने देखो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने डायलेक्ट्रिक लिया और उसमें इंसर्ट कर दिया, और डायलेक्ट्रिक का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना के है, डायलेक्ट्रिक का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना बेटा के है, तो कितना हीट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। तो मैं अलग से डायग्राम बनाता हूँ, वो तो इनिशियल डायग्राम बनाने देते हैं वरना आप कंफ्यूज होगे। हमेशा वी शुड ड्रॉ टू डायग्राम्स हियर, इनिशियल एंड फाइनल डायग्राम, राइट। तो मैं भी ईमानदारी के साथ चीटिंग ना करते हुए आपके लिए फाइनल डायग्राम भी ड्रॉ कर रहा, तो आपको भी यही करना है, आपको भी यही करना है, ठीक है। सी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, ठीक। पहले चार्ज देखो बाद में चार्ज देखो, पहले चार्ज कितना था इसके ऊपर, प्लस सीवी, सीवी चार्ज था इसके ऊपर, इस तरफ सीवी उस तरफ माइनस सीवी। अभी डायलेक्ट्रिक डालने के बाद कैपेसिटेंस है वो केसी हो चुकी है, डायलेक्ट्रिक डाला कैपेसिटेंस के टाइम्स हो गई, ठीक। तो अब चार्ज कितना होगा इसके ऊपर, अब चार्ज होगा इसके ऊपर कितना, के टाइम्स सीवी, पहले सीवी था अब के टाइम्स सीवी हो गया, या तो बात समझ में आई आपको, पहले सीवी चार्ज था अब के टाइम सीवी चार्ज हो गया। तो हाउ मच चार्ज मस्ट हैव फ्लोन थ्रू इट, कितना चार्ज यहां से निकल के गया होगा, कितना चार्ज निकल के गया होगा। तो पहले चार्ज था सीवी अब है के सीवी, तो बढ़ रहा है ना चार्ज, तो यहां चार्ज निकल के गया वो है के सीवी माइनस सीवी, मतलब के माइनस वन सीवी, क्योंकि सी से पहले था ना, फाइनल चार्ज इतना है, इनिशियल इतना है, तो डिफरेंस है वही ट्रैवल करके गया होगा, तो डिफरेंस इज के सीवी माइनस सीवी, दैट इज के माइनस वन इंटू सीवी, इतना चार्ज यहां ट्रैवल किया और उस प्लेट पे चला गया, अंडरस्टूड। अच्छा जी, तो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा और प्लेट में जा रहा, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा और प्लेट पे जा रहा है, ठीक। अब हम यहां पे क्या जानना चाह रहे हैं, अब हम यहां पे जानना चाह रहे हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो कितना हीट प्रोड्यूस होता है। हम बोलेंगे इनिशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय बैटरी इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी प्लस हीट लॉस, ये फॉर्मूला हमारे पास। व्हाट इज इनिशियल एनर्जी, तो कैपेसिटर में स्टोर होने वाली एनर्जी है हाफ सीवी स्क्वायर, दैट इज इनिशियल एनर्जी, हाफ सीवी स्क्वायर, ठीक। कितना वर्क डन किया बैटरी ने, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल रहा है, तो वर्क डन बाय बैटरी पॉजिटिव होना चाहिए, तो कितना वर्क डन है वो, तो बेटा ये जो वर्क डन है जो यहां से गया वो होगा Q, दैट इज K माइनस वन CV इंटू V, ठीक। फाइनल एनर्जी कितनी है इसकी, हाफ, कितना C है, K टाइम C है, ये तो वही है, ये तो चेंज किया नहीं हमने, हाफ KC इंटू V स्क्वायर, फाइनल एनर्जी हो गई प्लस हीट लॉस। समझ में, इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी वर्क डन बाय बैटरी, बस सॉल्व करेंगे और हमें डेल्टा एच मिल जाएगा। जितना सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है उतना सिंपल नहीं है बेटा, इसको लगाना है, आरजी रूल को लगाना, तो जाके आंसर निकलेगा। चलो सीवी स्क्वायर तो मुझे हर जगह से कटता हुआ दिख रहा है, ओ नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, कटेगा नहीं कट रहा, कॉमन आएगा कटेगा नहीं, ओके कॉमन नहीं, यहां से सीवी स्क्वायर, तो के माइनस वन प्लस वन बाई टू माइनस हाफ के, यहां से भी हम सीवी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो के माइनस के बाई टू माइनस वन प्लस वन बाई टू, बड़ा ये तो के बाई टू हो गया और ये माइनस वन बाई टू हो गया सीवी स्क्वायर, तो हाफ सीवी स्क्वायर के माइनस वन इज द आंसर, दैट इज आंसर, इतना आंसर हमको मिल रहा।
समझ गए? इस तरीके से क्वेश्चन भी आपको बेटा आ सकते हैं, मिल सकते हैं, करने पड़ सकते हैं। ठीक है बच्चा लोग, चलो भाई अब इसके बाद जो सिमेट्रिक सर्किट्स है ना बेटा, अब वो हम अगली क्लास में ही पढ़ेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही काफी है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। मिलेंगे अगले लेक्चर में। सी यू, टाटा, बाय बाय।